हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है वृषण की संरचना। तो चलिए, आज का ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपके लिए टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हर बार आपके बोर्ड से और आपके नीट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, टॉपिक का नाम है वृषण की संरचना, करते हैं इसको। तो देखिए, एक वयस्क पुरुष में एक जोड़ी अंडाकार वृषण पाए जाते हैं जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 से 15 ग्राम भार वाली एक संरचना है। प्रत्येक वृषण कैसा? अंडाकार, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 2.5 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ा होता है, 10 से 15 ग्राम भार वाली एक संरचना है। इसके बाद वृषण के ऊपर ऊतकों के बने दो आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से वो आवरण होते हैं? पहले आवरण का जो नाम होता है उसको कहते हैं यौनिक कंचुक। यहां आप देखिए इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। और दूसरा जो होता है उसका नाम है श्वेत कंचुक, जिसको इंग्लिश में यहां नाम लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखिए जरा, पहला जो है यौनिक कंचुक जिसे कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये जो आवरण होता है वो एक महीन आवरण होता है जो कि उपकला ऊतकों का बना होता है। यह जो आवरण होता है वो वैसे तो पूरे वृषण को ढके हुए रहता है। आप देख सकते हो ये जो बना हुआ है, ये ब्लू कलर में जो बना हुआ है, यह है ट्यूनिका वेजाइनलिस यानी कि यौनिक कंचुक, जो कि एक पतला महीन आवरण होता है। वैसे तो चारों ओर से वृषण को ढकता है, लेकिन वृषण का जो पश्च भाग होता है, पश्च भाग की तरफ इसका आवरण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि पश्च भाग से ही आपके इस वृषण के अंदर वाहिकाएं जैसे कि धमनी और आपकी सिराएं प्रवेश करते हैं, साथ ही साथ तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। तो यौनिक कंचुक जो है एक महीन आवरण होता है जो वृषण के पश्च भाग पर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वहीं से वाहिनियां प्रवेश करती हैं, धमनी और सिरा, और साथ ही साथ तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट अगला जो है उसका नाम है श्वेत कंचुक। श्वेत कंचुक की बात करें तो ये जो होता है वो श्वेत तंतुमयी संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक का बना होता है जो कि वृषण को चारों ओर से घेरता है। आप डायग्राम में देखिए जरा, चारों ओर से कैसे, देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, श्वेत कंचुक। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की जो पट्टी बनी हुई है वो ब्लैक कलर की पट्टी चारों तरफ से वृषण को घेरे हुए है। तो ये श्वेत कंचुक जो होता है वो वृषण के चारों तरफ पाया जाता है और ये किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आगे चल के, ध्यान से समझना। अब जरा ध्यान से देखिए, इस श्वेत कंचुक को अगर आप देखें तो इस श्वेत कंचुक वाला जो भाग होता है वो पृष्ठ सतह की तरफ, इसकी सतह जो होती है मोटी होती है और मोटी सतह होकर ये वृषण के पश्च भाग की तरफ एक ऊर्ध्वाधर पट बनाती है। आप ये देख सकते हो ये अंदर की तरफ एक ग्रीन पट्टी मैंने बना रखी है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि श्वेत कंचुक जो होता है वो पृष्ठ सतह पर मोटी होकर, श्वेत कंचुक पृष्ठ सतह पर मोटी होकर एक ऊर्ध्वाधर पट बनाती है, एक ऊर्ध्वाधर पट बनाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल सेप्टम। क्लियर? एक ऊर्ध्वाधर पट बनाती है। इस ऊर्ध्वाधर पट को क्या कहा जाता है? इस ऊर्ध्वाधर पट को कहा जाता है मध्य विभाजक वृषण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम
टेस्टिस। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, श्वेत कंचुक जो होता है पृष्ठ सतह की तरफ इसकी सतह मोटी होकर ये बीच में क्या बना रहा है, एक ऊर्ध्वाधर पट बना रहा है, जिस ऊर्ध्वाधर पट को क्या कहते हैं, मध्य विभाजक वृषण कहते हैं, जिसके कारण इस मध्य विभाजक वृषण के कारण जो वृषण होता है पूरा का पूरा वो दो चैम्बर में या दो कोष्ठ में बढ़ जाता है। एक कोष्ठ होता है बड़ा और एक कोष्ठ होता है छोटा। तो जो बड़ा कोष्ठ होता है उसे कहते हैं अधर कोष्ठ, और जो पीछे वाला कोष्ठ है उसे कहते हैं पृष्ठ कोष्ठ। क्लियर? तो मध्य विभाजक के कारण, मध्य विभाजक वृषण के कारण पूरा जो वृषण होता है वो दो भागों में बट गया, एक है अधर कोष्ठ और दूसरा है पृष्ठ कोष्ठ। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखिए, अधर कोष्ठ में आप देख रहे हो तो कुछ अनुप्रस्थ पट पाए जा रहे हैं। ये ब्लैक कलर की आप निशान देख रहे हो, तो ये ब्लैक कलर के यहां पर एक नाम लिखा हुआ है। तो अधर कोष्ठ में कुछ अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं जिन्हें वृषण पट्टियां कहते हैं, वृषण पट्टियां कहते हैं। इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है जिसे शेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, श्वेत कंचुक में आप देख रहे हो तो इसका अधर कोष्ठ होता है, उसमें कुछ अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं, जिन अनुप्रस्थ पट को क्या कहा जाता है, वृषण पट्टियां कहा जाता है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। ये वृषण पट्टियां जो होती हैं वो किसके द्वारा बनती हैं, ये जो श्वेत कंचुक होता है तो उनका एल्बुजिनिया वो वृषण के अंदर धसकर ही किसका निर्माण करता है, वृषण पट्टियों का निर्माण करता है। इन वृषण पट्टियों के कारण, ध्यान सुनना, इन वृषण पट्टियों के कारण पूरा जो वृषण होता है वो 250 से 300 पिंडकों में बढ़ जाता है, पिंडकों में बढ़ जाता है, लोब्यूल्स में बट जाता है। और इन 250 से 300, यहां तो मैंने कोई 4-5 ही बना रखे हैं, ज्यादा नहीं बन सकते, 1 2 3 4 5 6 6 बना रखे हैं। तो ये वृषण पट्टियों के कारण पूरा जो वृषण होता है वो 250 से 300 पिंडकों में बट जाता है, जिनको कहा जाता है, प्रत्येक पिंडक को कहा जाता है वृषण पालिका। तो प्रत्येक पिंडक को क्या बोला जाता है, वृषण पालिका, और वृषण पालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, तो क्या बताया, इन प्रत्येक पिंडकों को क्या बोलते हैं, इन पिंडकों को बोलते हैं वृषण पालिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। चलिए बेटा, यहां तक आपका हुआ होगा। एक बार जल्दी जल्दी में फिर से देखिए, हमने आपको क्या बताया, हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं वृषण की संरचना। इसमें हमने आपको क्या बताया कि वयस्क पुरुषों में वृषण जो होता है वो अंडाकार होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 10 से 15 ग्राम भार वाली एक संरचना होती है। इस वृषण पर ऊतकों के 2 आवरण पाए जाते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एक को हिंदी में यौनिक कंचुक, दूसरे को बोलते हैं श्वेत कंचुक। इन दोनों को मिलाकर भी आप एक नाम और बोल सकते हो जिसे बोलते हैं वृषण खोल। वृषण का आवरण वृषण खोल। तो पहला आवरण होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, हिंदी में कहते हैं यौनिक कंचुक, और इसमें बताया था कि एक महीन आवरण होता है, पृष्ठ सतह की तरफ ये नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि उधर से कौन आती है, वाहिनियां, धमनी और सिरा और तंत्रिकाएं आती हैं। दूसरा बताया श्वेत कंचुक, जो श्वेत तंतुमयी संयोजी ऊतक का बना होता है और वृषण को चारों तरफ से घेरता है। साथ ही साथ बताया कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है पृष्ठ सतह पर मोटी होकर बीचों बीच क्या बनाता है, एक बनाता है ऊर्ध्वाधर पट बनाता है, और इस ऊर्ध्वाधर पट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मध्य विभाजक वृषण। यानी कि वृषण के बीच में जो आपकी गहरी लाइन है उसे बोला गया है मध्य विभाजक वृषण, जिसके कारण पूरा वृषण जो होता है वो 2 चैम्बर में बढ़ जाता है। एक होता है अधर कोष्ठ, दूसरा होता है पृष्ठ कोष्ठ। अधर कोष्ठ बड़ा होता है, पृष्ठ कोष्ठ छोटा होता है। इस अधर कोष्ठ में कुछ अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं, जिन अनुप्रस्थ पट को क्या कहा जाता है, वृषण पट्टियां कहा जाता है। ये वृषण पट्टियां जिसके कारण बनती हैं वो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही वृषण के अंदर धसकर क्या बना देती है, वृषण पट्टियां बना देती है। वृषण पट्टियां बन जाने के कारण प्रत्येक जो वृषण होता है वो 250 से 300 पिंडकों में बट जाता है, और प्रत्येक पिंडक को कहा जाता है वृषण पालिका, इंग्लिश में जिसे नाम लिखा है मैंने टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। मेरे हिसाब से आपको यहां तक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि जैसे कि मैंने ये बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषण पालिका। अब देखिए जरा,
जस्ट देखो मैंने क्या किया है, इसमें से एक वृषण पालिका को बाहर निकाला है। वृषण पालिका को बाहर निकाल के, अब ध्यान से देखना इस टॉपिक को, अच्छे समय समझना बेटा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये जो मैंने एक पार्ट बाहर निकाला है, इसका एक पार्ट, तो इसको आपने दे दिया वृषण पालिका। क्लियर बेटा? वृषण पालिका। प्रत्येक वृषण पालिका में, ध्यान सुनना, प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं, आपको ये रेड में जो दिखाई दे रही हैं इन्हीं को बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। जैसे कि मैंने इसमें केवल 2 बना रखी हैं, तो वृषण पालिका में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन कितने पालिकाएं पाई जाती हैं, 250 से 300। तो उसी हिसाब से अगर हम शुक्रजनक नलिकाओं की बात करें तो तकरीबन पाई जाती है टोटल मिला के 750 से 1000 के करीबन शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। पर ध्यान से, एक वृषण पालिका के अंदर कितनी होंगी? 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और आप ये रेड साइड में देख सकते हो, ये बनी हुई हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम ये जानते हैं कि इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है क्या। तो जैसे कि इसकी एक टीएस काट लेते हैं, तो काटेंगे तो उसके बाद जरा देखिए आपको क्या दिखाई देगा। ये मैंने चूंकि यहां पर 2 ही शुक्रजनक नलिका बनाई हैं, इसलिए ऊपर से काटा, तो आपको एक गोलाकार संरचना आपको दिखाई देगी। बाकी का जो ये स्पेस खाली दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस ये पूरा खाली है। क्लियर? तो इस स्पेस खाली के चक्कर में मैं कुछ इसको चारों तरफ से इस तरह से भर दे रहा हूं, ताकि आपको पता चले ये जो बीच का स्पेस है वो पूरा का पूरा यहाँ खाली है। तो यहां इस तरीके से मैंने जैसे कि कोशिकाएं बना दी हूं। डायग्राम में टाइम लगता, इसलिए मैंने इसको सिर्फ समझाने के चक्कर में आपको जल्दी जल्दी इस तरह से भर दिया है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं शुक्रजनक नलिकाओं की। तो ये रही वो शुक्रजनक नलिकाएं। तो ध्यान से देखना कि शुक्रजनक नलिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है, शुक्रजनक नलिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है, तो बना होता है किस ऊतक का? तो बना होता है संयोजी ऊतक का। पहला तो यह है, शुक्रजनक नलिकाओं के चारों तरफ संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट, शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर क्या होता है? तो शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर, मैं पहले आपके लिए कुछ कोशिकाएं यहां बना देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा नाम इसका। ऐसा इसमें भी, देखिए शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर क्या पाया जाता है? तो शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर, नाम ध्यान से देखना बेटा, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं घनाकार जननिक उपकला। फिर से सीखिए, मैंने बताया कि शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर जो ऊतक का आवरण पाया जाता है वो होता है संयोजी ऊतक का आवरण, और नेक्स्ट शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर जो पाया जाता है वो है घनाकार जननिक उपकला का स्तर पाया जाता है। तो ये जो पूरा आपको कोशिकाओं की जो लेयर्स दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं घनाकार जननिक उपकला का स्तर। इस घनाकार जननिक उपकला के स्तर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं बेटा, ध्यान से आप इस चीज को याद करेंगे। ये थोड़ा स्पेस खाली है, मैं बाद में इसका नाम बताऊंगा। तो चलिए देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर क्या पाया जाता है? घनाकार जननिक उपकला का स्तर पाया जाता है, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब 2 प्रकार की कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जरा देखिए। पहली जो कोशिका होती है उसका नाम है नर जर्म कोशिका। ये एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां यही लिखा है, नर जर्म कोशिका। इसी का दूसरा नाम शुक्राणु जन कोशिका, ये भी एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है। इसी का एक और नाम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर? तो एक तो कौन सी
आप जो देख रहे हैं घनाकार जनिक उपकला का जो पूरा स्तर है, इस स्तर में आप जो छोटी छोटी कोशिकाएं देख रहे हो, बीचों बीच छोटी छोटी कोशिकाएं देख रहे हो, इन्हीं कोशिकाओं को बोला जाता है नर जर्म सेल या शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट दूसरी जो कोशिका होती है, वो दूसरी कोशिका होती है, उसका नाम होता है सर्टोली कोशिका, इसी का दूसरा नाम होता है आलंबन या सपोर्टिंग कोशिका, और इसी का एक नाम और होता है नर्स सेल। क्लियर? वैसे इसके 3 नाम है, इसके भी 3 नाम। तो जरा आप देखिए, जो आपको ये छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, मैंने भले ही ये कोशिकाएं गोलाकार शेप में बनाई है, लेकिन मैंने आपको लिख रखा है कि ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो तो घन के शेप में होती है कुछ इस तरीके से, लेकिन जो आपको लंबी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं जिनको बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं, वो होती हैं स्तंभाकार, यानी कैसी होती है? स्तंभी। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं कि आपको क्या बताया गया। शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम घनाकार जनिक उपकला का स्तर पाया जाता है, जिसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली जो कोशिका मैंने आपको बताई है जिसे कहते हैं नर जर्म सेल या शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया, और ये जो सेल होती है वो किस आकार की होती है? आपकी क्यूबॉइडल या घनाकार आकार की होती है। और यही वो कोशिकाएं होती हैं जो, यही वो कोशिकाएं, यहां से फिर से इंपॉर्टेंट बेटा, यही वो कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु जनन द्वारा, शुक्राणु जनन का मतलब क्या है? इस द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वो कोशिका अब आपको पता चल गई, जैसे कि आगे चल के करना भी तो यही है शुक्राणु का निर्माण, तो आपको पता चल गया कि जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके अंदर जो कोशिका पाई जाती है जिन्हें नर जर्म सेल, शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो सेल शुक्राणुजन या शुक्रजनन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट अगली कोशिका आइए, तो नेक्स्ट अगली जो कोशिका है उसका नाम है सर्टोली कोशिका या आलंबन कोशिका, या जिसे बोलते हैं नर्स सेल। ये जो कोशिकाएं होती हैं संख्या में कम होती हैं, पहला जैसा आप देख सकते हो जो आपको लंबी लंबी कोशिकाएं दिखाई, संख्या में कम होती हैं, स्तंभाकार आकृति की होती हैं, और इनका कार्य क्या होता है अब ये सीखिए। मुझे कुछ चीज मिटानी पड़ेगी बेटा, जगह कम है, मैं इसी को मिटा रहा हूं यहां से। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक ही नाम लिख दे रहा हूं, सर्टोली कोशिका। तो देखिए इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कार्य हैं जरा उनको देखिए। पहला जो इसका कार्य है वो ये है, ये विकासशील जनन कोशिकाओं, अभी विकासशील जनन कोशिकाएं हैं कौन सी? आप चाहे तो ये नाम लिख सकते हो, नर जर्म सेल। क्लियर? या फिर आपको बता दूं कि जब शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु बनने से पहले एक संरचना बनती है जिसे कहते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पर्मेटेड। तो ध्यान से सुनना कि सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है कि ये विकासशील जनन कोशिकाओं को ये सुरक्षा, आलंबन यानी कि सहारा, और साथ ही साथ पोषण प्रदान करती है। फिर से सुन लीजिए, सर्टोली कोशिका विकासशील जनन कोशिका, जिनका नाम क्या हो सकता है? नर जर्म सेल्स हो सकता है या स्पर्मेटेड हो सकता है, कि ये स्पर्मेटेड को सुरक्षा, आलंबन और पोषण प्रदान करने के साथ साथ अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करती है। क्लियर बेटा? तो पहला कार्य सर्टोली कोशिका का क्या हुआ कि विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा, आलंबन, पोषण और अनावश्यक कोशिका द्रव्य का क्या करती है? विघटन करती है। नेक्स्ट और देखिए, अब इसके कार्य और भी हैं। देखिए नेक्स्ट दूसरा कार्य क्या है कि सर्टोली कोशिका के द्वारा एक हार्मोन का स्रवण किया जाता है, और उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। तो इस सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा ही इसका श्रवण किया जाता है। अब इस हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह हार्मोन जो है वो एफएसएच का नियमन करता है। अब देखो बेटा यहाँ एक हार्मोन और आया है, ये एफएसएच भी एक प्रकार का हार्मोन है जो कि आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जब मैं आपको शुक्राणु बनना और अंडाणु यानी कि शुक्रजन और अंडजन की प्रक्रिया करवाऊंगा तो वहां पर मैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 2 हार्मोन एलएच और एफएसएच की बात करूंगा, क्योंकि ये एलएच एफएसएच जो होते हैं यही शुक्राणु निर्माण और अंडाणु के निर्माण में मदद करते हैं। तो
तो जैसे कि यहां मैंने क्या बताया कि सर्टोली कोशिका के द्वारा एक इनिबिन हार्मोन का स्रावण होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले एफएसएच का नियमन यानी कि उसको कंट्रोल करता है। क्लियर? तो आपको पता चला एफएसएच क्या करता है, ये शुक्राणु निर्माण में मदद करता है। तो इसका नियमन या इसका कंट्रोल कौन करता है? इनिबिन हार्मोन करता है। क्लियर? एक तीसरा कार्य और है सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म में एबीपी का स्रावण भी किया जाता है। तो आपको ये 3 कार्य याद करने हैं। सर्टोली कोशिका का पहला कार्य होता है ये विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा, आलंबन और पोषण प्रदान करने के साथ साथ अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करता है। दूसरा, ये जो है वो इनिबिन हार्मोन का स्रावण करता है ताकि ये एफएसएच का क्या कर सके, नियमन कर सके। और तीसरा, एक प्रोटीन का स्रावण होता है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इस प्रकार से मैं आपको जो समझाने लगा था वो समझाने ये लगा था कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, शुक्रजन नलिकाएं होती है, इनके भीतर क्या होता है। तो आपको बताया था शुक्रजन नलिकाओं के ऊपर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है और इनके भीतर पाया जाता है जननिक उपकला का स्तर जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली बताई नर जर्म सेल, उसी का दूसरा नाम शुक्राणुजन, उसी का तीसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया। और ये कार्य क्या करती हैं? ये शुक्रजनन के द्वारा, शुक्राणुजनन के द्वारा अर्धसूत्र विभाजन से शुक्राणु का निर्माण करती हैं। दूसरी बताई मैंने कोशिका सर्टोली कोशिका या आलंबन कोशिका या नर्स कोशिका। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा, पोषण और आलंबन प्रदान करने के साथ साथ अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करती हैं, साथ ही साथ इनिबिन और एबीपी हार्मोनों का भी स्राव करती है। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां तक की चीजें आपकी मेरे हिसाब से सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, अब आइए, अब देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जैसे कि मैंने एक ये पूरा का पूरा लोब्यूल्स बाहर निकाला था, इस तरीके से निकाला था बाहर, और निकालने के दौरान इसके अंदर मैंने आपको इस शुक्रजन नलिकाएं बनाई थी जो पहले मैंने रेड पेन में बनाई थी। तो मैंने आपको बोला था ये जो बीच वाला पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर का जो ये पूरा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे अवकाश को बोला जाता है अंतराली अवकाश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर बेटा? ये अंतराली अवकाश होता है जो शुक्रजनन नलिकाओं के चारों तरफ, ये वाला जो अवकाश दिखाई दे रहा है आपको बाहर की तरफ जितना दिखाई दे रहा है, यहां भी देख सकते हो ये पूरा का रेड के अलावा जो व्हाइट पूरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक अंतराली अवकाश है। इस अवकाश में क्या क्या पाई जाती हैं? एक तो इसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं या कह सकते हो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें तंत्र का तंतु पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी अवकाश में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन कोशिकाओं का नाम होता है अंतराली कोशिका, इंग्लिश में तो उसको वैसे ही नाम इंटरस्टिशियल सेल। इसके अलावा इसका दूसरा नाम और होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम है लीडिग कोशिका। लीडिग कोशिका, इंग्लिश में लिखते हो इसको LEYDIG, लीडिग सेल। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि इस अंतराली अवकाश में रुधिर वाहिनियां होती हैं, तंत्र का तंतु पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ कोशिकाएं अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इन अंतराली कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन जिसका नाम होता है एंड्रोजन, एक हार्मोन का स्रावण होता है जिसका नाम है एंड्रोजन। और इस एंड्रोजन का एक प्रकार है जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान से, फिर मैंने आपको क्या बताया, तो इस अंतराली कोशिका के द्वारा एक हार्मोन, आप एंड्रोजन भी लिख सकते हो, बस एंड्रोजन का एक टाइप है ये टेस्टोस्टेरोन। तो अंतराली कोशिका के द्वारा एक हार्मोन का स्रावण किया जाता है जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको यहां पर 2 हार्मोन लिखे थे कि शुक्राणु जनन के दौरान पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलेंगे जिनकी बात हम आगे चल के पूरी डिटेल में करेंगे, LH और FSH। तो बता दूं, जैसे कि ये दोनों हार्मोन जो लिखे हुए, इसमें से जो LH हार्मोन होता है, यही LH हार्मोन जो है वो इन अंतराली कोशिकाओं पर कार्य करता है और फिर अंतराली कोशिकाओं से कौन से हार्मोनों का उद्दीपन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोनों का उद्दीपन करवाता है। तो ध्यान से, LH हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो निकलता है वो वृषण या कहें तो इस अंतराली अवकाश में पाई जाने वाली कोशिका, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब इसका कार्य क्या होता है वो भी देख लीजिए।
देखिए इस टेस्टोस्टेरोन का कार्य देखिए, टेस्टोस्टेरोन देखो बेटा, जैसे ही ये अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि एलएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से आता है तो अंतराली कोशिका पर कार्य करेगा, फिर अंतराली कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहीं तो निकलेगा क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा निकाला जा रहा है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो विसरण के द्वारा, किसके द्वारा? आपने ये दो शब्द जरूर पढ़े होंगे, पराशरण और विसरण। तो विसरण के द्वारा वो चला जाएगा शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर, और शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर एक कोशिका, अभी कुछ देर पहले बताया था, नरजन्म सेल्स या शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो विसरण के द्वारा शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर चला जाएगा और वहां पर एक प्रोसेस शुरू करवा देगा जिस प्रोसेस का नाम है शुक्रजनन। और जब इस शुक्रजनन की प्रक्रिया शुरू होगी तभी तो किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन आपके लिए करना है कि कौन सा वो हार्मोन है जो शुक्रजनन की क्रिया को स्टार्ट करवाता है। तो कौन सा हार्मोन है बेटा? वो टेस्टोस्टेरोन। एक तो कार्य होता है इसका, ये हम इसके कार्य कर रहे हैं, तो पहला कार्य तो हुआ ये। और इसके कार्य क्या है टेस्टोस्टेरोन के? तो जरा और भी कार्य देखिए। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि नर में दाढ़ी मूंछों का आना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन, आवाज का भारीपन, और क्रोध प्रवृत्ति, क्रोध प्रवृत्ति, ये सब जो होता है वो किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। फिर से देख लीजिए, मैंने फिर से बता दूं, टेस्टोस्टेरोन के कारण शुक्रजनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन और क्रोध प्रवृत्ति। इसके अलावा एक और कार्य, जैसे कि आप देख रहे हो नर में गर्दन के नीचे इस तरह से कंठनुमा संरचना यहां आपको दिख रही होगी, ये पाई जाती है जिसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो ये जो विकास होता है ये नर में ही ज्यादा दिखाई देगा, मादा में नहीं। तो इसका विकास भी किसके द्वारा ही होता है? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही होता है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, ये तो आपके दोनों चीज हो गई, एक तो हो गया शुक्रजनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण, दूसरा हो गया द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, तीसरा हो गया एडम एप्पल्स का ये फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक चीज और आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी करवाऊंगा टॉपिक जिनका नाम है सहायक जनन ग्रंथियां। आपको जब मैंने नर जनन तंत्र करवाना स्टार्ट किया था तो वहां पर 3 सहायक ग्रंथियां करवाई नहीं, अभी सिर्फ बोला था प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि। तो तीनों की तीनों सहायक जनन ग्रंथियों का जो विकास है वो किसके द्वारा होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। तो ये है टेस्टोस्टेरोन के कार्य। तो इस तरीके से आपने इतनी सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी, अभी बहुत कुछ और बाकी है। देखिए जरा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। अब देखिए आपने कितनी चीज सीख ली, पहले आवरण सीख ली, उसके बाद देख लिया 2 चैम्बरों में इसको बांट दिया, अधर कोष्ठ और पृष्ठ कोष्ठ। अधर कोष्ठ में आपने इस तरह से पट्टिकाएं देख ली, पट्टिकाओं के कारण वृषण जो है वो 250 से 300 वृषण पालिका में बट गया। प्रत्येक पालिका में आपने देखा 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के भीतर आपने देखा जननिक उपकला का स्तर पाया जाता है जिसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जो एक तो शुक्राणु बनाती है, दूसरा जो होती है वो बनने वाले शुक्राणु को सुरक्षा, आलम्बन, पोषण प्रदान करती है और कुछ हार्मोन का स्रावण करती है। साथ ही साथ देखा वृषण पालिका का जो स्पेस होता है, जो खाली है, उसे अंतराली अवकाश कहा जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की सेल अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है, और उस हार्मोन के भी आपने कार्य देख लिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, आप ध्यान से देखना कि प्रत्येक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अच्छा ध्यान से, प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है यानी कि वृषण पालिका, ध्यान से देखना, ये ब्लैक कलर की लाइनिंग बनी हुई है, उसके अंदर आपको 2 शुक्रजनन नलिकाएं आपको दिखाई दे रही, प्रत्येक में मैंने 2-2 शुक्रजनन नलिकाएं बना रखी है। तो ध्यान से देखना कि सभी जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, ध्यान से, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में यानी कि प्रत्येक वृषण पालिका में जो आपकी शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं वो जब नीचे की तरफ आती हैं तो वो आपस में मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया
बताया था एक वृषण में करीबन 250 से 300 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक वृषण पालिका में तकरीबन 2 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो सभी शुक्रजन नलिकाएं जब नीचे की तरफ आती हैं, यानी किसकी तरफ, पृष्ठकोष्ठ की तरफ आती हैं, तो ये शुक्रजन नलिकाएं आपस में मिल जाती हैं। क्या कर जाती हैं? आपस में मिल जाती हैं। और जब आपस में जब ये मिलती हैं तो मिलने के बाद ये जो संरचना बनाती हैं उसे कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ध्यान करोगे इसको, ये नाम आपके उस एनसीईआरटी किताब में नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बस आप सीख सकते हो कि मैंने क्या बताया कि जितनी भी वृषण पालिकाएं होती हैं उसके अंदर पाई जाने वाली जितनी भी शुक्रजन नलिकाएं होती हैं वो जब नीचे की तरफ यानी पृष्ठकोष्ठ की तरफ आती हैं तो वो आपस में मिलकर 20 से 30, कितनी, केवल 20 से 30 कुछ नलिकाएं बनाती हैं, सीधी नलिकाएं बनाती हैं और इन सीधी नलिकाओं को कहा जाता है ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्लियर? और ये अब ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होती हैं वो आपस में एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जो 20 से 30 सीधी नलिकाएं होती हैं वो एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं, या कहूं तो जाल जैसी संरचना में खुल जाती हैं और इस जाल जैसी संरचना को कहा जाता है रेटेटेस्टिस, वृषण जालक। हिंदी में इसको बोलते हैं वृषण जालक। क्लियर बेटा? तो क्या मैंने बताया कि ट्यूबुलाई रेक्टाई, ध्यान से, शुक्रजन नलिकाएं पहले खुल जाती है किसके अंदर, वो खुल गई हैं, एक पहले नलिका के अंदर खुली जिसका नाम है ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई ने मिलकर एक जाल जैसी संरचना बना ली जिसे मैंने बोला वृषण जालक, रेटेटेस्टिस। फिर अब इस वृषण जालक से, ध्यान सुनना, फिर इस वृषण जालक से 15 से 20, तकरीबन कितनी, 15 से 20 छोटी छोटी संबलित नलिकाएं निकलती हैं। छोटी छोटी सम्मिलित नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्र वाहिकाएं, या आप दूसरा नाम भी है इसका अपवाही वाहिनिकाएं, और इंग्लिश में नाम आपके सामने लिखा हुआ है वासा एफेरेंसिया। क्लियर? तो मैंने फिर से बता दूं आपको कि रेटेटेस्टिस से तकरीबन 15 से 20 क्या निकलती हैं, सम्मिलित नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें शुक्रवाहिकाएं कहा जाता है। और ये शुक्रवाहिका जो है वृषण के ऊपर, आप देख सकते हो, वृषण के ऊपर और पृष्ठभाग में, वृषण के ऊपर और पृष्ठभाग के ऊपर खुल जाती हैं। और खुलकर वो किस में खुलती हैं, एक कुंडलित आप नलिका, इस तरीके से एक लंबी कुंडलित नलिका देख रहे होंगे, इस लंबी कुंडलित नलिका को बोला जाता है अधिवृषण, और इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है एपिडिडाइमस में खुल जाती है। और फिर ये एपिडिडाइमस या अधिवृषण जो होता है वो आगे चल के शुक्रवाहिनी में खुल जाती है। तो इस तरीके से आपने टॉपिक किया जिसका नाम था वृषण की संरचना। लास्ट में मैंने क्या क्या चीज बता दी, यहां तक तो पहले क्लियर 2 बार कर दिया है, यहां से फिर से एक बार देख लीजिए कि देखो आप वृषण देखते हो, वृषण में 250 से 300 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं, प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो 15 से 20 सम्मिलित 15 से 20 कुछ या 20 से 30 नलिकाएं बना लेती हैं सीधी सीधी, जिनको बोला जाता है ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होती हैं एक वृषण कहें तो जाल जैसी संरचना बना लेती हैं या वृषण जालक जैसी संरचना में खुल जाती हैं रेटेटेस्टिस में। फिर इसी रेटेटेस्टिस से कुछ 15 से 20 आपकी क्या निकलती हैं, सम्मिलित नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें कहा जाता है बासा एफरेंसिया। और ये बासा एफरेंसिया जो होती हैं वृषण के पश्चिम में और ऊपर की तरफ एक लंबी कुंडलित नलिका में खुल जाती हैं जिसे कहा जाता है अधिवृषण। क्लियर? क्योंकि आज का टॉपिक हमारा जो था वो था वृषण की संरचना। नेक्स्ट अगले टॉपिक में फिर हम पढ़ेंगे अधिवृषण के बारे में। अगले टॉपिक जो आएंगे वो टॉपिक अधिवृषण आएगा, फिर नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आएगा उसके बाद आएगा शुक्रवाहिनी, फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे हम टॉपिक वो पढ़ेंगे हम मूत्र मार्ग, और फिर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है शिश्न। तो अगली क्लास में हम ये 4 टॉपिक क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 सहायक जनन ग्रंथियां आएंगी जिसमें से एक सहायक जनन ग्रंथि जो है वो है प्रोस्टेट, एक जो ग्रंथि है उसका नाम है काउपर, और एक जो ग्रंथि है उसका नाम है शुक्राशय। और नेक्स्ट फिर अगली इस वीडियो में हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में आपको समझाया गया कि वृषण की संरचना कैसी होती है। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा खासा समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट्स में आप शो कर सकते हो, मैं वहां देखकर आप बच्चों को आंसर दे सकता हूं। तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप देखें, तभी आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि आपने कुछ शब्द यहाँ कुछ नए नए भी देखे होंगे। हो सकता है इससे पहले भी आपने किसी और टीचर की क्लास ली हो, उस टीचर की क्लास में आपने जो ये मैंने नए नए कुछ वर्ड अगर आपको करवाएं, अगर वो नहीं हुए तो वो शायद आपके क्लियर
हो गए होंगे। जैसे कि मैं एक नया शब्द और बता दूं, अगर आप देखो तो ये जो दिख रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद यहाँ डॉट 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 करके मैंने एक लाइनिंग और बना रखी है। ये लाइनिंग कुछ और नहीं है, एक्चुअली में एनसीईआरटी के हिसाब से और आरबीएससी के हिसाब से तो मैंने इतना ही बताया है कि वृषण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, ट्यूनिका वेजाइनालिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। लेकिन अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो एक लेयर और मिलेगी जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। लेकिन ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होता है वो पूरे वृषण पर नहीं पाया था, केवल जहां जहां वृषण पालिकाएं होती हैं केवल वहीं तक पाया जाता है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपने वृषण की संरचना वाला टॉपिक किया। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।